नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव के लिए तैयार है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय में सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले भी किए जा चुके हैं बदलाव। और जम्मू कश्मीर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गेहूं की बुआई शुरू। सुरक्षा एजेंसियों और यूटी प्रशासन ने किसानों का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। और खाद की किल्लत की खबरों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खाद उनके घर पहुंचाने की सेवा करेगी शुरू। किसानों ने कहा कि खाद की घर पहुंच सेवा से किसानों को मिली है राहत। घर पहुंच सेवा में गांव में ही खाद होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेती बागवानी में रुचि कम होने के चलते गांव से हो रहा है पलायन। खेती बागवानी में अधिक रुचि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग बनाए विशेष प्लान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी में नई तकनीकी को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में बदलाव के लिए कृषि मंत्रालय तैयार है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से कई नई चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में भी इस स्कीम में मूलभूत बदलाव किए गए हैं और इसमें किसानों के लिए फसल नुकसान की जानकारी देने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना शामिल है। सचिव ने कहा कि उपयुक्त खेती के अनुरूप फसल बीमा योजना की पहुंच और इसके संचालन में नवाचार, डिजिटीकरण और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि PMFBY किसानों के पंजीकरण के मामले में फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत हर वर्ष औसतन 5.5 करोड़ पंजीकरण किए जा रहे हैं। प्रीमियम प्राप्ति के मामले में ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना है। योजना सचिव डॉक्टर राघव लंगर ने डीसी कठुआ, DIG BSF के साथ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी चंदवा में गेहूं की बुआई शुरू करवाई। राघव लंगर ने किसानों को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते क्षेत्र में गेहूं की फसल बोने के लिए प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कठुआ के प्रयासों की सराहना की। राघव लंगर ने कृषक समुदाय को गेहूं की फसल की बुआई को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्र के अन्य किसानों को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ परित्यक्त भूमि पर खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके। IASDC कठुआ ने भी लगातार सीजन के लिए गेहूं की फसल की बुआई को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई पहल की सराहना की और साथ ही हर मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को सुरक्षित खेती का आश्वासन देने पर सीमा सुरक्षा बल को भी धन्यवाद दिया। इस वर्ष रबी 2022-23 के दौरान गेहूं की बुआई का लक्ष्य 200 एकड़ तक बढ़ाया गया है और जिसे सभी हितधारकों, सरकारी एजेंसियों और विभागों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों ने भी मुफ्त खाद और बीज की अपनी मांग रखी, जिस पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग कठुआ ने पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। किसान और खाद की किल्लत की खबरों के बीच मध्य प्रदेश सरकार की किसानों के लिए खाद उनके घर पहुंचाने की सेवा के नए नवाचार का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस सेवा के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। घर पहुंच सेवा का अभिनव प्रयोग करने का सुझाव कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया था, जिसे मुख्यमंत्री चौहान ने सहर्ष स्वीकार करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया था। किसानों ने कहा कि इस घर पहुंच सेवा से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों ने बताया कि पहले जो खाद वितरण की व्यवस्था थी उसमें खाद तो मिल रही थी, लेकिन लंबी लंबी लाइनें, डीजल का खर्च और कई सारी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा था। वहीं अब घर पहुंच सेवा से गांव में ही खाद उपलब्ध हो जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में कहा कि खेती बागवानी में रुचि कम होने के चलते गांव से पलायन हो रहा है। कृषि से संबंधित विभाग अधिक से अधिक लोगों को खेती से जुड़ने के लिए विशेष प्लान बनाकर समाधान निकाले ताकि पलायन रोकने में मददगार साबित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेती एवं बागवानी को बंदरों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे अधिकांश लोग खेती और बागवानी में कम रुचि ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए संबंधित विभागों को भी वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने होंगे। वन विभाग, कृषि विभाग एवं उड्डयन विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। वन मंत्री ने कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोगों को वनों से जोड़ना होगा और इसके लिए वनों के माध्यम से उनकी आजीविका को बढ़ाने के प्रयास करने हैं। देश में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव के नाम से अभियान शुरू किया गया है। देश भर में चलाए जाने वाले इस अभियान की शुक्रवार को शुरुआत की गई और इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा से। नई चेतना पहल बदलाव की भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा। प्रधानमंत्री के 2047 के नए भारत की संकल्पना का उन्हें प्रतीक बनाना, यह कैंपेन कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो संविधान प्रदत्त गारंटीज है उसको मूर्त रूप देता है। तो इसलिए हमारे विचार से न सिर्फ हम आर्थिक रूप से सशक्त उन्हें बना रहे हैं बल्कि उनकी जो निजता है उसको पूरा स्वरूप हम दे रहे हैं। उसकी जो विकास की संभावनाएं हैं उस पूरी संभावना को हम साकार कर रहे हैं। मंत्रालय की बात करें, पंचायती राज मंत्रालय के जरिए आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं गाँव में, इस कैंपेन में उनको किस तरह हम जोड़ सकते हैं? त्रिस्तरीय महिलाएं हैं, ये इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये एक रोल मॉडल है बाकी बहनों के लिए, और दूसरी बात यह है कि जब पंचायती राज व्यवस्था के लोग इस मामले में पहल करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस तरह के मामलों में चुप रहना सही कदम नहीं है और इसके लिए आप कहाँ मदद प्राप्त कर सकते हैं, तो तब जाके ही बात आगे बढ़ पाएगी। और मुझे लगता है कि और हमारे पंचायती राज मंत्रालय इसमें हमें कोऑपरेट भी कर रहा है ताकि जो पंचायती राज संस्था और स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं मिल के इस बात पे जो चुप्पी गांव में अक्सर रहती है उस चुप्पी को तोड़ सकें और बहनों को पूरा अधिकार दिला सके। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण भारत के महिलाओं को किस तरह में एम्पावर्ड कर सकते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बहनें पूरी तरह से सशक्त हों, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और उनको भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का उतना ही मौका मिले जितना हमारे पुरुष भाइयों को मिलता है। सब मिल के आज अगर 1.5 आबादी काम कर रही है तो 1.5 आबादी की जगह पर 2 आबादी काम करे। मुख्य थीम लाइन हम क्या देख सकते हैं अगर रिजल्ट ओरिएंटेड बात करें? वायलेंस को पहचानें, उसके बारे में बोलें और मदद प्राप्त करें। तो ये थे ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा, जिनका मानना है कि ग्रामीण भारत की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए न केवल मंत्रालय लगातार कई कार्यक्रम चला रहा है बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों को देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पशुओं को हुए लंपी त्वचा रोग के कारण प्रभावित किसानों को मुफ्त दवाओं के प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार और मुख्य सचिव ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिनमें 56,146 मवेशी आज तक संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,564 की मौत हो चुकी है। प्रभावित किसान चिकित्सा व्यय के कारण संकट में हैं, जो 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए है, और तदनुसार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बीमारी के इलाज के लिए किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए
LSD प्रभावित किसानों को मुफ्त पशु चिकित्सा दवाओं का प्रावधान किया गया है। और अब चाहे सूखा पड़े या ज्यादा बारिश हो, अब उन किसानों को चिंता नहीं करनी है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया हुआ है। इस योजना का लाभ अब प्रदेश भर में दूरस्थ ग्रामों तक किसानों को मिल रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले बड़वानी से जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल बड़वानी जिले के हजारों किसानों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है। जिले के सिरवा विकास खंड में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित आदिम जाति सहकारी सेवा संस्था की ओर से किसानों को फसल बीमा कवर दिया जा रहा है, जिससे अब इन अन्नदाताओं को किसी भी प्राकृतिक आपदा में इस बात की चिंता नहीं है कि अगर फसल खराब हो जाए तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मेरा खेत अम्बा पानी फलिया में है 5 एकड़। तो फसल नुकसान होने के बावजूद प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत में को फसल बीमा मेरे खाते में पेमेंट जमा हो चुकी थी। मैंने फसल बीमा करवाया था आदिम जाति सेवा संस्था मालवन में, जिसका प्रीमियम भी मैंने भरा था। उसके बाद तो मेरे फसल नुकसानी के बाद में मैंने वहाँ सूचना दी थी। उसके बाद में मेरे खाते में बीमा फसल नुकसानी की राशि जमा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है काश्तकारों को। ये फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा 14,000 रुपये मिले फसल खराब होने के कारण। बड़वानी जिले के सिरवा विकास खंड में ही पिछले फसल सीजन में 1087 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिनमें से 866 किसानों को योजना का लाभ देते हुए फसल बीमा के 39 लाख रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को हम प्रसार किया जाता है एवं जिला सरकारी केंद्रीय बैंक और समितियों के द्वारा वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फसल बीमा का प्रीमियम लेके उनका बीमा किया जाता है। और फसल कटाई प्रयोग करके जो रिजल्ट भेजते हैं हम, उसका जो रिजल्ट आता है उसका जो मूल्यांकन निकलता है, उसके आधार पर किसानों को उसका बीमा क्लेम दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा किया गया था, जिनकी प्रीमियम 7,94,000 के समथिंग दी गई थी। उसका क्लेम हमें 866 सदस्य 39 लाख से अधिक की प्रीमियम हमको प्राप्त हुई, जो किसानों के हाथों में डीबीटी के माध्यम से जमा हुई है। एवं आने वाले वर्ष में हम सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ ले एवं इस योजना में अधिक से अधिक सम्मिलित हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने करोड़ों किसानों को विपदा के समय में बीमा राशि का लाभ देकर जहां संबल प्रदान किया है, वहीं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना ने इन किसानों को यह विश्वास भी दिलाया कि उनकी फसल का बीमा हुआ है और विपदा में ये पॉलिसी उनके काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को कुछ मंडियों में अरहर के सौदे तेजी के साथ हुए तो कुछ जगह कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्क नेट पर राजस्थान के लालसोट मंडी में 23 नवंबर को अरहर का भाव 4,350 रुपए क्विंटल रहा। 24 नवंबर को 50 रुपए की तेजी आई और भाव 4,400 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 23 नवंबर को ज्वार का भाव था 6,400 रुपए, जो कि 24 नवंबर को 100 रुपए की बढ़त के बाद 6,500 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 23 नवंबर को अरहर का भाव 5,800 रुपए रहा। 24 नवंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया और भाव 5,800 रुपए पर ही टिका रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 और 24 नवंबर को उसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,650 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार
अरहर की उपज में 5,40,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन हो सकती है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कमी देखी गई। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 23 नवंबर को ज्वार का भाव था 2,600 रुपए। 24 नवंबर को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2,600 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। इसी तरह कर्नाटक की शिमोगा मंडी में दोनों दिन यानी 23 और 24 नवंबर को ज्वार का भाव 3,500 रुपए क्विंटल रहा। स्थिरता का सिलसिला महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी जारी रहा। यहाँ भी दोनों दिन यानी 23 और 24 नवंबर को बिना किसी बदलाव के ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहाँ 23 नवंबर को ज्वार 2,850 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 24 नवंबर को उसके सौदों में 350 रुपए की कमी आई और भाव 2,500 रुपए क्विंटल रह गया। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल ज्वार की कुल पैदावार 42,30,000 टन रही थी। याद रहे, अभी पहला अनुमान है, आगे चलकर उत्पादन बढ़ भी सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 में मुख्य भाषण दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय कई मंचों और एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय बल्कि व्यापक वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दिन ब दिन टकराव गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को सचिन पायलट को गद्दार कह डाला। गहलोत ने कहा कि एक गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता और इस पर राजस्थान सरकार में आपको बता दें कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस के 80% विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। आप नेता संदीप भारद्वाज की कथित आत्महत्या पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और वह टिकट के दावेदार थे। वह जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे उस टिकट को बेच दिया गया। और आपको बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस मार्केट की दुकानों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी रात 9:19 पर मिली थी और घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। और राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कक्षाओं का निर्माण करने के बजाय दिल्ली की जनता को शराब के ठेके जगह जगह मुहैया करवाए हैं और अब आप सरकार का सच देश की जनता के सामने आ गया है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बरफुकन को याद करते हुए कहा कि लचित बरफुकन ने केवल असम के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि उनका योगदान पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया कि हमने महान योद्धा लचित बरफुकन की गौरव गाथा को लोगों तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। ध्यान रहे कि यूपी के 4 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम की व्यवस्था लागू है। और राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। दर्शक बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक हर घंटे भवन परिसर में देखने की ये व्यवस्था होगी। सरकारी अवकाश को छोड़कर बाकी सब दिन राष्ट्रपति भवन में दर्शक इस भवन का नजारा कर सकेंगे। और हिसार में सरकार और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसमें एक ऐप के जरिए उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाना और उसे अपलोड करने की तरीके से अवगत कराया गया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।